दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग घटना चक्र जीएस पॉइंटर की जो सीरीज देख रहे थे उसमें हम लोग का सब्जेक्ट चल रहा था दोस्तों बायो या जीव विज्ञान। और जीव विज्ञान के तहत हम लोग टॉपिक देख रहे थे दोस्तों मिसलेनियस या विविध। ठीक है दोस्तों, जिसके कुछ पॉइंटों को हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया है। बाकी जो बचे हुए पॉइंट है दोस्तों उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए, सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखते हैं। ठीक है, चलिए हमारा टॉपिक चल रहा था विविध या मिसलेनियस। चलिए दोस्तों देखेंगे, यहाँ देखें दोस्तों। चलिए सुमेलन करा रहा है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, चलिए हम देखेंगे सुमेलन। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर के जो पॉइंट हैं दोस्तों वो ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिया है। ठीक है, चलिए देखें, यहाँ देखें दोस्तों, कह रहा है डॉक्टर कुरियन। ठीक है, तो डॉक्टर कुरियन संबंधित है दोस्तों सहकारी आंदोलन यानी कि दोस्तों कोऑपरेटिव मूवमेंट से। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है दोस्तों डॉक्टर कुरियन, तो डॉक्टर कुरियन संबंधित है दोस्तों हमारे सहकारी आंदोलन या कोऑपरेटिव मूवमेंट से। ठीक है, फिर देखिए यहाँ डॉक्टर माल्कम अदिसेसिया, तो वह दोस्तों संबंधित है हमारे विकास अर्थशास्त्र से। ठीक है, डॉक्टर माल्कम अदिसेसिया संबंधित है दोस्तों विकास अर्थशास्त्र से। ठीक है, डॉक्टर अब्दुल कलाम हमारे संबंधित हैं अंतरिक्ष विज्ञान से। और डॉक्टर प्रमोद करण सेठी हो जाएंगे दोस्तों जयपुरी कृत्रिम पैर से। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए डॉक्टर कुरियन हो जाएंगे दोस्तों सहकारी आंदोलन से। डॉक्टर मैल्कम अदिसेसिया हो जाएंगे दोस्तों विकास अर्थशास्त्र से। डॉक्टर अब्दुल कलाम हो जाएंगे अंतरिक्ष विज्ञान से। और डॉक्टर प्रमोद करण सेठी हो जाएंगे दोस्तों जयपुरी कृत्रिम पैर से। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए डॉक्टर कुरियन हो जाएंगे सहकारी आंदोलन से। ठीक है दोस्तों, देखिए डॉक्टर कुरियन हो जाएंगे सहकारी आंदोलन से। डॉक्टर मैल्कम अदिसेसिया हो जाएंगे विकास अर्थशास्त्र से। डॉक्टर अब्दुल कलाम हो जाएंगे अंतरिक्ष विज्ञान से। और डॉक्टर प्रमोद करण सेठी हो जाएंगे दोस्तों जयपुरी कृत्रिम पैर से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए देखें दोस्तों, कह रहा है कि संरक्षा संस्था है। क्या है दोस्तों, संरक्षा जो है वह एक संस्था संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिए एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बंगलुरु। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि संरक्षा संस्था है, तो याद रखिए दोस्तों एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बंगलुरु। ठीक है दोस्तों, संरक्षा संस्था है एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बंगलुरु से। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें कि संरक्षा संस्था है दोस्तों तो एड्स शोध एवं नियंत्रण परियोजना बंगलुरु। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है दोस्तों, तो याद रखिए एड्स से। ठीक है दोस्तों, क्या है, कह रहा है नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा एड्स से। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें कि नेको एक ऐसी संस्था है जिसका संबंध है दोस्तों एड्स से। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों अगला कह रहा है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कई बार पेपर में पूछा गया है, तो याद रखें दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। क्या है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, तो याद रखें वह है स्थित हमारे उत्तर प्रदेश के जिले वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए वाराणसी में। ठीक है, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा वाराणसी में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अब स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों बरेली में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अब स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों बरेली में। क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अब स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों बरेली में। क्या है, भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अब स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए बरेली में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कई बार पूछा गया है दोस्तों CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा लखनऊ में हमारा स्थित है दोस्तों CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों आप लोग। ठीक है, चलिए देखेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि भारतीय जो हमारा सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों, ठीक है, भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है यह अधीनस्थ है। कह रहा है जो हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग है यह अधीनस्थ है, तो याद रखिए दोस्तों विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। ठीक है, जो हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग है यह अधीनस्थ है दोस्तों, तो याद रखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। ठीक है, फिर देखिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग अधीनस्थ है दोस्तों, तो याद रखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों कि भारतीय जो सर्वेक्षण विभाग है दोस्तों हमारा, इसका मुख्यालय स्थित है, तो याद रखिए उत्तराखंड देहरादून में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों देहरादून में हमारा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, सुमेलन करा रहा है। चलिए देखेंगे क्या क्या कह रहा है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए दोस्तों, कह रहा है
सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वह है दोस्तों हमारा कराईकुडी तमिलनाडु में। याद रखिएगा क्या है, कह रहा है दोस्तों सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वह है दोस्तों हमारा कराईकुडी तमिलनाडु में। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वह है दोस्तों हमारा कराईकुडी तमिलनाडु में। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, कह रहा है सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो यह है दोस्तों हमारा हैदराबाद में। क्या है, कह रहा दोस्तों सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, तो यह है दोस्तों हमारा हैदराबाद में। ठीक है, याद रखिए सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यह स्थित है दोस्तों हमारे हैदराबाद में। ठीक है, फिर अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है कि सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह स्थित है दोस्तों हमारा भावनगर में। ठीक है, सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यह स्थित है दोस्तों हमारा गुजरात भावनगर में। फिर से देखिए कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यह स्थित है दोस्तों हमारा कराईकुडी तमिलनाडु में। क्या है, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह स्थित है दोस्तों हमारा कराईकुडी तमिलनाडु में। अगला देखिए दोस्तों, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यह स्थित है दोस्तों हमारा हैदराबाद में। ठीक है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यह स्थित है दोस्तों हमारा हैदराबाद में। ठीक है, अगला देखिए सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह स्थित है दोस्तों भावनगर गुजरात में। क्या है, सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह स्थित है दोस्तों हमारा भावनगर गुजरात में। चलिए दोस्तों, अगला देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है दोस्तों कि हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में है, तो याद रखें दोस्तों मध्य प्रदेश के राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है दोस्तों। ठीक है, हमारे राज्य मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है दोस्तों हमारा हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी। ठीक है दोस्तों, यह है भारत में कहाँ स्थित, तो मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल में। ठीक है, याद रखें हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में है दोस्तों, तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारा भोपाल में। ठीक है, चलिए ऊपर एक बार फिर देखेंगे, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो याद रखिए दोस्तों कराईकुडी तमिलनाडु में। सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुडी तमिलनाडु में। सेंटर फॉर सेलुलर मॉलिक्यूलर बायोलॉजी स्थित है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, सेंट्रल साल्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो यह भावनगर गुजरात में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यह पॉइंट एक बार और देखिए कि हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी भारत में है दोस्तों, तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारा भोपाल में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहां कह रहा है दोस्तों लखनऊ स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं यानी कि CIMP NBRI BSIP और CDRI में से एक ऐसा संस्थान जो CSIR का संस्थान नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारा BSIP, जिसका फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो याद रखिए बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज। क्या है दोस्तों, बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज हमारा दोस्तों CSIR का संस्थान नहीं है। फिर देखिए लखनऊ स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थाओं यानी कि CIMP NBRI BSIP और CDRI में से एक ऐसा संस्थान जो CSIR का संस्थान नहीं है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा BSIP, जिसको हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, BSIP को दोस्तों हम लोग कहेंगे वह है हमारा बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज। क्या है दोस्तों, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि लखनऊ स्थित राष्ट्रीय विज्ञान संस्थानों, ठीक है दोस्तों, यानी कि CIMP NBRI BSIP और CDRI में से एक ऐसा संस्थान जो CSIR का संस्थान नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों BSIP। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग कहेंगे बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। ठीक है दोस्तों, देखिए कह रहा दोस्तों मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, तो यह अवस्थित है दोस्तों हमारे सिकंदराबाद जिला हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, सिकंदराबाद जिला हैदराबाद में दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ कह रहा दोस्तों कि मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज अवस्थित है दोस्तों, तो याद रखिए सिकंदराबाद जिला हैदराबाद में। ठीक है, सिकंदराबाद जिला हैदराबाद में। फिर देखिए मानसिक रूप से विकलांग हेतु राष्ट्रीय संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज यह अवस्थित है दोस्तों, तो याद रखिए सिकंदराबाद जिला हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए दोस्तों पूछा गया प्रश्न है, याद रखें कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र, ठीक है, कह रहा है अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों लीमा पेरू में। ठीक है, पेरू की राजधानी लीमा में दोस्तों हमारा अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र यानी कि CIP का मुख्यालय स्थित है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र CIP का मुख्यालय स्थित है, तो याद रखें दोस्तों लीमा पेरू में। ठीक है,
चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए पुणे में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों पुणे में। ठीक है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए पुणे। ठीक है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा पुणे में। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। आगे के पॉइंटों को देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए, ठीक है, सुमेलन कराना है, ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। संस्थान और स्थान बार बार परीक्षाओं में यह पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों यदि बात करें केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान की, क्या है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान की, तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा संबंधित लखनऊ से। ठीक है, क्या है, कह रहा है कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, तो यह संबंधित हो जाएगा दोस्तों हमारा लखनऊ से। ठीक है, फिर है दोस्तों हमारा भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों यह भी हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेल लखनऊ से। ठीक है, फिर देखिए केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, यह संबंधित हो जाएगा दोस्तों हमारा लखनऊ से। फिर देखिए भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, यह हो जाएगा दोस्तों हमारा लखनऊ से। फिर है दोस्तों हमारा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, तो याद रखें दोस्तों कानपुर से। फिर है सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, तो याद रखिए दोस्तों आगरा से। क्या है, सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, तो याद रखिए दोस्तों आगरा से। फिर है दोस्तों मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो प्रयागराज से। और दोस्तों नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा कानपुर से। ठीक है, फिर से देखिए कि केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, यह हो जाएगा दोस्तों हमारा लखनऊ। क्या है, केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान, तो यह हो जाएगा संबंधित दोस्तों हमारा लखनऊ से। फिर है भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो यह हो जाएगा हमारा लखनऊ से। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, यह हो जाएगा दोस्तों हमारा कानपुर से। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट हो जाएगा दोस्तों आगरा से। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो जाएगा दोस्तों प्रयागराज से। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट हो जाएगा दोस्तों कानपुर से। ठीक है, फिर से देखें केंद्रीय उपोष्ण उद्यान अनुसंधान संस्थान हो जाएगा दोस्तों लखनऊ से। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान हो जाएगा लखनऊ से। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान हो जाएगा कानपुर से। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट हो जाएगा दोस्तों आगरा से। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान हो जाएगा प्रयागराज से। और नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट हो जाएगा दोस्तों कानपुर में। ठीक है, चलिए अगला देखें दोस्तों, अगला पॉइंट क्या कह रहा है। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा कानपुर में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा उत्तर प्रदेश के जिले कानपुर में दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा कानपुर में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा कानपुर में। ठीक है दोस्तों, देखिए फिर क्या कह रहा है, अगला देखेंगे। सही सुमेलन करा रहा है दोस्तों। कह रहा है कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान, क्या है दोस्तों, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान स्थित है दोस्तों, याद रखिए हमारा लखनऊ में। ठीक है, क्या है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान, तो स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र, तो याद रखें दोस्तों यह स्थित है हमारा हैदराबाद में। ठीक है, फिर है दोस्तों सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों चंडीगढ़ में। क्या है दोस्तों, सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों चंडीगढ़ में। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। फिर से देखेंगे कि केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। क्या है, केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों लखनऊ में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र, तो याद रखिए दोस्तों हैदराबाद में। क्या है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र, तो याद रखिए दोस्तों हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र, तो याद रखिए दोस्तों हैदराबाद में। अगला देखिए सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों चंडीगढ़ में। क्या है, सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों चंडीगढ़ में। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों चंडीगढ़ में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, तो याद रखिए नई दिल्ली में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान, तो याद रखिए नई दिल्ली में। फिर देखिए केंद्रीय औषधीय एवं सुगंध पादप संस्थान लखनऊ में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र है दोस्तों हैदराबाद में। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान है दोस्तों चंडीगढ़ में। सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान है दोस्तों चंडीगढ़ में। और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान है नई दिल्ली में। क्या है, सूक्ष्मजीवी प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में और राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान संस्थान स्थित है दोस्तों हमारा नई दिल्ली में।
में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक सारे इंस्टीट्यूटों को याद रखिएगा क्योंकि बार बार दोस्तों परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, हमारा क्या है देखेंगे दोस्तों। सही सुमेलन यहाँ करा रहा है। ठीक है, संस्थान और उनकी अवस्थिति, यानी कि संस्थान और वह कहाँ स्थित है दोस्तों, इसका सुमेलन यहाँ कराया जा रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। कह रहा है दोस्तों राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र। क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र। तो याद रखें दोस्तों, यह स्थित है उत्तर प्रदेश के जिले गाजियाबाद में। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, तो याद रखिए दोस्तों गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, तो याद रखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। ठीक है, फिर देखिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, तो याद रखिए दोस्तों गाजियाबाद में। क्या है? राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र, तो याद रखिए दोस्तों गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, याद रखिए दोस्तों कानपुर में। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। फिर देखिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में, राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र गाजियाबाद में। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, आगे के पॉइंट देखेंगे। कह रहा है दोस्तों डीएनए अंगुली छापन यानी कि फिंगर प्रिंटिंग और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा हैदराबाद में। ठीक है, फिर देखिए डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है दोस्तों, तो याद रखिए हैदराबाद में। क्या है? डीएनए अंगुली छापन और नैदानिक शोध केंद्र अवस्थित है दोस्तों हैदराबाद में। कई बार पेपर में पूछा गया है, इसलिए ध्यानपूर्वक याद रखें दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे के पॉइंट की तरफ, देखेंगे क्या दिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट्स दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ कह रहा है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में क्या है, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए कानपुर में। क्या है? उत्तर प्रदेश में कृत्रिम अंग निर्माण निगम स्थित है, तो याद रखिए कानपुर में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला दोस्तों सुमेलन करा रहा है यहाँ। कह रहा है दोस्तों FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसका मुख्यालय दोस्तों स्थित है, याद रखिए दोस्तों रोम में। ठीक है, FAO का मुख्यालय स्थित है इटली में स्थित रोम में। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए कह रहा है दोस्तों केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला। क्या है दोस्तों? कह रहा है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, तो याद रखिए दोस्तों हमारा महाराष्ट्र के जिले नागपुर में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है दोस्तों हमारा नागपुर में। ठीक है, फिर है केंद्रीय चावल शोध संस्थान, तो उड़ीसा के कटक में। क्या है? केंद्रीय चावल शोध संस्थान उड़ीसा के कटक में। केंद्रीय आलू शोध संस्थान, ठीक है, तो हिमाचल के शिमला में। ठीक है दोस्तों, याद रखिए केंद्रीय आलू शोध संस्थान यह है दोस्तों हमारा शिमला में। ठीक है, फिर देखिए FAO का मुख्यालय स्थित है दोस्तों रोम में। क्या है? FAO का मुख्यालय स्थित है दोस्तों रोम में। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, तो याद रखिए दोस्तों नागपुर में। क्या है? केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है दोस्तों नागपुर में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में और केंद्रीय आलू शोध संस्थान शिमला में। फिर देखिए FAO का मुख्यालय दोस्तों स्थित है रोम में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला स्थित है दोस्तों हमारा नागपुर में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान है दोस्तों हमारा कटक में और केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है दोस्तों हमारा शिमला में। ठीक है, फिर देखिए FAO का मुख्यालय है स्थित दोस्तों रोम में। केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला है नागपुर में। केंद्रीय चावल शोध संस्थान है कटक में और केंद्रीय आलू शोध संस्थान स्थित है दोस्तों हमारा शिमला में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक इसको याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों NBRI। ठीक है, तो NBRI हमारा स्थित है दोस्तों लखनऊ में। ठीक है, NBRI स्थित है दोस्तों हमारा लखनऊ में। ठीक है, NBRI कहाँ स्थित है? याद रखिए लखनऊ में। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों IISR। ठीक है, IISR, तो याद रखिए दोस्तों यह भी स्थित है हमारा लखनऊ में। फिर कह रहा है दोस्तों NPL। ठीक है, तो NPL स्थित है दोस्तों याद रखिए हमारा नई दिल्ली में और IISc स्थित है दोस्तों हमारा बंगलुरु में। ठीक है, फिर देखेंगे NBRI स्थित है दोस्तों हमारा लखनऊ में। ठीक है, NBRI स्थित है दोस्तों हमारा लखनऊ में। फिर दोस्तों IISR कह रहा है, तो याद रखिए दोस्तों यह भी स्थित है हमारा लखनऊ में और NPL स्थित है दोस्तों हमारा नई दिल्ली में और IISc स्थित है दोस्तों हमारा बंगलुरु में। फिर देखिए NBRI स्थित है दोस्तों लखनऊ में, IISR स्थित है दोस्तों हमारा लखनऊ में। फिर दोस्तों कह रहा है कि NPL, तो याद रखिए दोस्तों यह भी स्थित है हमारा नई दिल्ली में और IISc यह भी स्थित है दोस्तों हमारा बंगलुरु में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यानपूर्वक याद रखिए। चलिए दोस्तों कह रहा है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। क्या है? कह रहा है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए नई दिल्ली में दोस्तों। क्या है? राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए नई दिल्ली में। फिर से देखिए राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है तो नई दिल्ली में दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों नई दिल्ली में। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है।
कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए मखदूम मथुरा में। ठीक है, कह रहा दोस्तों कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है, तो याद रखिए दोस्तों मखदूम, जो कि कहाँ है, उत्तर प्रदेश के जिले मथुरा में। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का बकरियों पर शोध का केंद्रीय संस्थान स्थित है दोस्तों, तो याद रखिए मखदूम मथुरा में। ठीक है दोस्तों, मखदूम मथुरा में। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या दिए गए हैं। चलिए दोस्तों देखिए यहाँ सही सुमेल करा रहा है। ठीक है, कुछ हार्मोन दिए गए हैं दोस्तों और उनको सही सुमेल कराया गया है। ध्यानपूर्वक आप लोग देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग सुमेल करेंगे दोस्तों। चलिए देखें यहाँ सही सुमेलन है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें, सारे सुमेल यहाँ जो दिए गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए दोस्तों कह रहा है टेस्टोस्टेरोन, तो याद रखें दोस्तों टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन है। क्या है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों, एक हार्मोन है। चलिए कोडीन कह रहा है दोस्तों, याद रखिए कोडीन दोस्तों एक बेहोशी की ड्रग है। क्या है दोस्तों, कोडीन है जो वह है दोस्तों एक बेहोशी की ड्रग है। ठीक है, कह रहा है दोस्तों क्रिचुक। ठीक है, तो क्रिचुक क्या है दोस्तों, रबर का स्रोत पदार्थ है दोस्तों। ठीक है, क्रिचुक क्या है, रबर का स्रोत पदार्थ है। फिर यूजेनॉल कह रहा है दोस्तों, तो याद रखिए यूजेनॉल है दोस्तों लौंग का सुगंधित तेल। क्या है दोस्तों, यूजेनॉल है दोस्तों लौंग का सुगंधित तेल है। ठीक है दोस्तों, चले फिर से देखेंगे कि टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों, तो याद रखिए यह है हमारा हार्मोन। क्या है दोस्तों, टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों हमारा हार्मोन। कोडीन है दोस्तों बेहोशी की एक ड्रग है। कोडीन क्या है दोस्तों, बेहोशी की एक ड्रग है। क्रिचुक क्या है दोस्तों, तो रबर का स्रोत पदार्थ है। क्या है दोस्तों, क्रिचुक रबर का स्रोत पदार्थ है। यूजेनॉल क्या है दोस्तों, लौंग का सुगंधित तेल है। ठीक है, फिर देखिए टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों, तो हार्मोन है। क्या है, टेस्टोस्टेरोन क्या है दोस्तों, तो हार्मोन है। कोडीन क्या है दोस्तों, बेहोशी की ड्रग है। क्या है, कोडीन क्या है, बेहोशी की ड्रग है। क्रिचुक क्या है, रबर का स्रोत पदार्थ। क्रिचुक क्या है, रबर का स्रोत पदार्थ। यूजेनॉल क्या है दोस्तों, लौंग का सुगंधित तेल है। ठीक है, फिर से देखें टेस्टोस्टेरोन है दोस्तों हार्मोन। कोडीन है दोस्तों बेहोशी की ड्रग। क्या है, कोडीन है बेहोशी की ड्रग। क्रिचुक है दोस्तों रबर का स्रोत पदार्थ। क्या है, क्रिचुक है दोस्तों रबर का स्रोत पदार्थ। यूजेनॉल है दोस्तों लौंग का सुगंधित तेल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों CDRI लखनऊ द्वारा विकसित नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि CDRI द्वारा यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा विकसित नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है, तो याद रखिए दोस्तों सेंटक्रोमेन, सेंट्रॉन, सहेली और छाया। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि CDRI लखनऊ द्वारा विकसित नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है, तो याद रखिए दोस्तों सेंटक्रोमेन, सेंट्रॉन, सहेली और छाया। क्या है दोस्तों, सेंटक्रोमेन, सेंट्रॉन, सहेली और छाया। ठीक है, CDRI लखनऊ द्वारा विकसित नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोली है, तो याद रखिए दोस्तों सेंटक्रोमेन, सेंट्रॉन, सहेली और छाया। सेंटक्रोमेन, सेंट्रॉन, सहेली और छाया ये सभी दोस्तों हमारे CDRI के द्वारा विकसित नॉन स्टेरॉइडल गर्भ निरोधक गोलियां हैं। सेंटक्रोमेन, सेंट्रॉन, सहेली और छाया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि चमगादड़ मधुमक्खी पक्षी में परागणकारी हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि चमगादड़ मधुमक्खी और पक्षी में परागणकारी हैं, तो याद रखिए दोस्तों तीनों हमारे परागणकारी हैं दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि चमगादड़ मधुमक्खी पक्षी में परागणकारी हैं, तो याद रखें दोस्तों तीनों हमारे परागणकारी हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, सब सुमेल वाले प्रश्न हैं जिनसे दोस्तों संबंधित फैक्ट बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चले दोस्तों क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है दोस्तों एंथ्रेक्स के बारे में। ठीक है, कह रहा है एंथ्रेक्स, तो एंथ्रेक्स याद रखें दोस्तों एक विष है जो जैव युद्ध में यानी कि बायोलॉजिकल वार में दोस्तों काम आता है। ठीक है, क्या कह रहा है दोस्तों कि एंथ्रेक्स एक विष है जो जैव युद्ध में काम आता है, बायोलॉजिकल वेपन के रूप में हम लोग इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, एंथ्रेक्स है दोस्तों एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है यानी कि बायोलॉजिकल वेपन वार में काम आता है दोस्तों एंथ्रेक्स। ठीक है, एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि थैलीसीमिया, तो याद रखें दोस्तों दोषी जीन से उत्पन्न रोग है। क्या है, थैलीसीमिया है दोस्तों दोषी जीन से उत्पन्न हमारा रोग है दोस्तों थैलीसीमिया। ठीक है, थैलीसीमिया क्या है, दोषी जीन से उत्पन्न रोग है दोस्तों। ठीक है, थैलीसीमिया हमारा दोषी जीन से उत्पन्न एक रोग है। ठीक है दोस्तों, सेरोगेसी क्या है, तो सेरोगेसी दोस्तों याद रखिए यह है गर्भ की किराएदारी। क्या है दोस्तों, सेरोगेसी क्या है दोस्तों, तो याद रखिए गर्भ की किराएदारी है हमारा सेरोगेसी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, ट्रांसजेनिक्स। ठीक है दोस्तों, तो ट्रांसजेनिक्स क्या है दोस्तों, जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है दोस्तों हमारा ट्रांसजेनिक्स। ठीक है दोस्तों, क्या है, जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है दोस्तों हमारा ट्रांसजेनिक्स। ठीक है, फिर से देखें दोस्तों क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि सही सुमेलन है, तो याद रखिए दोस्तों एंथ्रेक्स। ठीक है, एंथ्रेक्स क्या है दोस्तों, एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एंथ्रेक्स एक विष
जो जैव युद्ध में काम आता है दोस्तों, ठीक है। थैलीसीमिया है तो दोषी जीन से उत्पन्न रोग है दोस्तों हमारा थैलीसीमिया, ठीक है। फिर देखिए सैरोगेसी, तो यहाँ दोस्तों सैरोगेसी है गर्भ की किराएदारी, और ट्रांसजेनिक्स है दोस्तों जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है हमारा ट्रांसजेनिक्स, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों एंथ्रेक्स, तो याद रखिए दोस्तों एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। क्या है दोस्तों? एंथ्रेक्स एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है। अगला देखिए दोस्तों थैलीसीमिया, तो यह है दोस्तों हमारा दोषी जीन से उत्पन्न रोग है दोस्तों हमारा थैलीसीमिया। क्या है? थैलीसीमिया क्या है दोस्तों? तो दोषी जीन से उत्पन्न रोग है हमारा थैलीसीमिया, ठीक है दोस्तों। सैरोगेसी क्या है? तो याद रखिए दोस्तों गर्भ की किराएदारी है हमारा सैरोगेसी, ठीक है दोस्तों। ट्रांसजेनिक्स क्या है? तो याद रखें दोस्तों जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है दोस्तों हमारा ट्रांसजेनिक्स, ठीक है। क्या है? ट्रांसजेनिक्स है दोस्तों जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है दोस्तों हमारा ट्रांसजेनिक्स, ठीक है दोस्तों। तो याद रखें, फिर से देखें, एंथ्रेक्स है एक विष जो जैव युद्ध में काम आता है, ठीक है दोस्तों। थैलीसीमिया याद रखें दोषी जीन से उत्पन्न रोग है दोस्तों हमारा थैलीसीमिया, ठीक है। फिर है सैरोगेसी, तो याद रखें दोस्तों गर्भ की किराएदारी है सैरोगेसी, ठीक है दोस्तों। ट्रांसजेनिक्स यह है दोस्तों हमारा जीनोम में परिवर्तन करने वाला एक विज्ञान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहें क्या कह रहा है दोस्तों आगे। यहां भी सही सुमेलन करा रहा है। देखिए दोस्तों क्या है, कह रहा है कि एंटीफ्रिज यौगिक कौन है? तो याद रखें दोस्तों एथिलीन ग्लाइकॉल जो है दोस्तों यह हमारा एक एंटीफ्रिज यौगिक है दोस्तों, ठीक है। एंटीफ्रिज यौगिक क्या है दोस्तों? तो याद रखिए एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है। एंटीनाक एजेंट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों टेट्रा एथिल लेड का। क्या है दोस्तों? एंटीनाक एजेंट के रूप में हम लोग उपयोग करते हैं दोस्तों, वह है हमारा टेट्रा एथिल लेड के रूप में, ठीक है। एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, याद रखें बीटा कैरोटीन। क्या है दोस्तों? एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों, याद रखें हमारा बीटा कैरोटीन, ठीक है। एंटी मलेरिया है दोस्तों, याद रखें क्विनीन या क्विनोन, ठीक है दोस्तों। एंटी मलेरिया है दोस्तों क्विनीन। फिर देखिए एंटीफ्रिज यौगिक है दोस्तों हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। क्या है दोस्तों? एंटीफ्रिज यौगिक है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल, ठीक है दोस्तों। एंटीनाक एजेंट है हमारा टेट्रा एथिल लेड। क्या है दोस्तों? एंटीफ्रिज यौगिक है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। एंटीनाक एजेंट है दोस्तों हमारा टेट्रा एथिल लेड। एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों बीटा कैरोटीन, और एंटी मलेरिया है हमारा क्विनीन, ठीक है दोस्तों। फिर से देखिए कि यदि बात करें एंटीफ्रिज यौगिक की दोस्तों तो वह है हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। एंटीनाक एजेंट है दोस्तों हमारा टेट्रा एथिल लेड। एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन, और एंटी मलेरिया है दोस्तों हमारा क्विनीन। फिर देखिए एंटीफ्रिज यौगिक है दोस्तों एथिलीन ग्लाइकॉल। एंटीनाक एजेंट है दोस्तों टेट्रा एथिल लेड। एंटीऑक्सीडेंट है दोस्तों बीटा कैरोटीन। एंटी मलेरिया है दोस्तों क्विनीन। फिर देखिए एंटीफ्रिज यौगिक है दोस्तों हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल। एंटीनाक एजेंट है टेट्रा एथिल लेड। एंटीऑक्सीडेंट है बीटा कैरोटीन, और एंटी मलेरिया है हमारा क्विनीन, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है भारत का पहला डायनोसोरियम खोला गया है, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा हैदराबाद में, ठीक है। कह रहा है दोस्तों कि भारत में पहला डायनोसोरियम खोला गया है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा हैदराबाद में, ठीक है। फिर देखिए भारत में पहला डायनोसोरियम खोला गया है दोस्तों, तो याद रखिए हैदराबाद में, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखिए कह रहा है कि भारत में पहला डायनोसोरियम खोला गया है, तो याद रखिए दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। भारत में पहला डायनोसोरियम खोला गया है, तो याद रखिए दोस्तों हैदराबाद में, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कह रहा है कि बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन कार्यरत है। क्या है दोस्तों? बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन कार्यरत है, तो याद रखें दोस्तों HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए, ठीक है दोस्तों। फिर से देखें कि बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आवाहन कार्यरत है, तो याद रखें HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, कह रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है, तो याद रखिए दोस्तों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय दोस्तों स्थित है, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों कलकत्ता या कोलकाता में, ठीक है दोस्तों। फिर देखिए कि देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है, तो याद रखिए दोस्तों कलकत्ता या कोलकाता में, ठीक है। कह रहा है देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया, तो याद रखिए दोस्तों कलकत्ता या कोलकाता में, ठीक है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया है, तो कलकत्ता या कोलकाता में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखें क्या कह रहा है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। कह रहा है दोस्तों प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है दोस्तों, तो याद रखिए रिक्श होता है दोस्तों। क्या है? कह रहा है प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है दोस्तों, तो याद रखिए रिक्श, ठीक है दोस्तों। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है दोस्तों, याद रखिए रिक्श, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखेंगे। कह रहा दोस्तों शार्क मछली में होती हैं, तो याद रखिए दोस्तों शार्क मछली में होती हैं शून्य हड्डियां, ठीक है।
फिर देखिए, प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है दोस्तों रिक्ष। ठीक है दोस्तों। फिर देखिए, शार्क मछली में होती है तो शून्य हड्डियां। ठीक है दोस्तों, शार्क मछली में होती हैं दोस्तों शून्य हड्डियां। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला देखिए, कह रहा है कि कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है। यह तथ्य दोस्तों हमारा गलत है। ठीक है, कह रहा है कि कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, यह तथ्य हमारा गलत है। ठीक है दोस्तों। चलिए, कह रहा है दोस्तों पांडा भी उसी कुल का है जिसका की है वह है दोस्तों हमारा भालू। ठीक है, कह रहा है पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है दोस्तों भालू। ठीक है, याद रखिएगा कि पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का है दोस्तों भालू। ठीक है, चारों पॉइंटों को फिर से देखें। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है तो वह होता है दोस्तों रिक्ष। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाता है वह होता है दोस्तों रिक्ष। ठीक है। शार्क मछली में होती है दोस्तों शून्य हड्डियां। क्या है? शार्क मछली में होती है दोस्तों शून्य हड्डियां। ठीक है। कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, यह तथ्य दोस्तों हमारा गलत दिया गया है। क्या है? कुत्ता एक शाकाहारी जानवर है, यह तथ्य हमारा गलत दिया गया है। ठीक है। पांडा भी उसी कुल का है जिसका है दोस्तों, याद रखें, भालू। पांडा भी उसी कुल का है जिसका, याद रखें दोस्तों, है हमारा भालू। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है दोस्तों चींटी, हाथी, डॉल्फिन तथा मानव में से वह जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा चींटी का। क्या है? कह रहा दोस्तों कि चींटी, हाथी, डॉल्फिन तथा मानव में से वह जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों वह है चींटी का मस्तिष्क। ठीक है। फिर से देखिए, चींटी, हाथी, डॉल्फिन तथा मानव में से, यानी कि चींटी, हाथी, डॉल्फिन तथा मानव में से वह जिसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है, तो याद रखिए दोस्तों चींटी का। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। क्या है? पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में। क्या है? पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तो याद रखिए उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में। क्या है? उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में दोस्तों हम लोग पॉली हाउस का प्रयोग करते हैं। क्या है? उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें कि पॉली हाउस का प्रयोग उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादों के उत्पादन में हम लोग करते हैं दोस्तों। ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एककारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। डैश उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के जिस महान व्यक्ति का उल्लेख है वह है दोस्तों लाइनस कार्ल पॉलिंग। क्या है दोस्तों? फिर देखें कि भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य चित्रपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को एककारी आणविक दृष्टिकोण दे गया, और डैश उसने विटामिन सी के चमत्कारी गुणों को पहले तो जुकाम के उपचार के लिए जुटाया, पर बाद में उसे कैंसर निवारक अभिकर्ता भी बना दिया। ऊपर विज्ञान क्षेत्र के जिस महान व्यक्ति का उल्लेख है वह है दोस्तों, याद रखिए, हमारा लाइनस कार्ल पॉलिंग के बारे में यहाँ कहा जा रहा है। ठीक है। लाइनस कार्ल पॉलिंग, लाइनस कार्ल पॉलिंग। ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ेंगे दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ, देखेंगे हमारा आगे के पॉइंट क्या दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, ये पॉइंट हम लोगों ने देख लिया है दोस्तों। ठीक है। लाइनस कार्ल पॉलिंग के बारे में यहाँ बात की गई थी, हम लोगों ने देख लिया। चलिए आगे देखेंगे दोस्तों। कह रहा है दोस्तों कि मधुमक्खी, बर्रे, तितली और पतंगा में से बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती हैं, तो याद रखिए दोस्तों मधुमक्खियाँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ कह रहा है कि मधुमक्खी, बर्रे, तितली और पतंगा में से बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती हैं दोस्तों, तो याद रखिए मधुमक्खियाँ। ठीक है। मधुमक्खी, बर्रे, तितली और पतंगा में से बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती हैं, तो दोस्तों याद रखिए मधुमक्खियाँ। ठीक है। मधुमक्खी, बर्रे, तितली और पतंगा में से बारूदी सुरंगों का पता लगाने में उपयोगी होती हैं, तो याद रखिए दोस्तों मधुमक्खियाँ। ठीक है। कह रहा है कि वह जीव जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसका मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है दोस्तों। क्या है? कह रहा है कि वह जीव जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है दोस्तों, तो वह है हमारा मकड़ी। ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि वह जीव जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा मकड़ी। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि वह जीव जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुनोपरांत नर को मार देती है, तो याद रखिए दोस्तों हमारा मकड़ी। ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है। चलिए देखिए यहाँ क्या कह रहा है अगला पॉइंट दोस्तों। ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ देखिए। ठीक है। चलिए दोस्तों, कह रहा है कि मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः होती है, तो याद रखिए लगभग 21 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः होती है दोस्तों, तो याद रखिए
21 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि लगभग 21 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः होती है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, कह रहा है दोस्तों कि मधुमक्खी की औसत गति सामान्यतः होती है, तो याद रखिए दोस्तों लगभग 21 से 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिए दोस्तों के.बी. फ्रिस्क को। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिए दोस्तों के.बी. फ्रिस्क को। क्या है दोस्तों, फिर देखिए कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिए दोस्तों के.बी. फ्रिस्क को। ठीक है, फिर से देखिए कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिए दोस्तों के.बी. फ्रिस्क को। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं, तो याद रखिए दोस्तों गंध या स्मेल से दोस्तों। ठीक है, मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं, तो याद रखिए दोस्तों गंध से। ठीक है, फिर ऊपर वाला पॉइंट देखिए कि मधुमक्खियों की भाषा की पहचान करने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो याद रखिए दोस्तों के.बी. फ्रिस्क को। ठीक है, के.बी. फ्रिस्क को। फिर देखिए मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को पहचानते हैं, तो याद रखिए दोस्तों गंध से यानी कि स्मेल से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखें, कह रहा दोस्तों एल्कोहल, फिर कह रहा दोस्तों मारिजुआना, फिर कह रहा दोस्तों सिगरेट, फिर कह रहा दोस्तों अफीम में से उत्तेजक है, तो याद रखिए दोस्तों सिगरेट हमारा उत्तेजक यानी कि दोस्तों स्टिमुलेंट है। ठीक है दोस्तों, उत्तेजक यानी कि स्टिमुलेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर देखिए कि एल्कोहल, मारिजुआना, सिगरेट तथा अफीम में से उत्तेजक है दोस्तों, तो याद रखिए स्टूमिलेंट यानी कि हमारा सिगरेट जो है यह दोस्तों एक उत्तेजक यानी कि स्टूमिलेंट है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए एल्कोहल, मारिजुआना, सिगरेट तथा अफीम में से उत्तेजक है दोस्तों, तो याद रखिए हमारा स्टूमिलेंट है दोस्तों, वह है हमारा सिगरेट। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखें यहाँ क्या दिया गया है। चलिए कह रहा दोस्तों सिलिका जेल क्या है, कह रहा दोस्तों सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल दोस्तों नमी को सोख लेती है। क्या है, कह रहा है सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल दोस्तों नमी सोख लेती है। क्या है, सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली गोलियों के या चूर्ण रूप से औषधि की बोतलों में अक्सर पाई जाती है, क्योंकि सिलिका जेल दोस्तों नमी को सोख लेती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों हमारा विज्ञान के क्षेत्र में दोस्तों। ठीक है, क्या कह रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, वह क्षेत्र जिसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो याद रखें दोस्तों विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखेंगे, पूछा गया प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखें दोस्तों क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर देखिए, कह रहा है कि वह क्षेत्र जिसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, तो याद रखिए विज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, अगला देखें, कह रहा है कि नेत्रदान में दाता की आंख के जिस हिस्से को प्रतिरोपित यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है, वह है दोस्तों हमारा कार्निया का। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि नेत्रदान में दाता की आंख के जिस हिस्से को प्रतिरोपित या ट्रांसप्लांट किया जाता है, वह है दोस्तों हमारा कार्निया का। ठीक है, फिर देखिए नेत्रदान में दाता की आंख के जिस हिस्से को प्रतिरोपित यानी कि ट्रांसप्लांट किया जाता है, वह है दोस्तों हमारा कार्निया का। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक आप लोग याद रखें, सारे पॉइंट दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे दोस्तों क्या है। कह रहा है कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था दोस्तों, ठीक है, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो वह दोस्तों किया था क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो याद रखिए दोस्तों क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, यानी कि पहला हार्ट ट्रांसप्लांट हमारा क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। ठीक है, फिर देखिए विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, तो याद रखिए क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, विश्व का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था तो क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है, पहला देखिए कि हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है दोस्तों, कह रहा है हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था, तो याद रखिए दोस्तों डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा। ठीक है, कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ, तो याद रखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ, तो याद रखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ, तो याद रखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ, तो याद रखिए दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि गति प्रेरक पेसमेकर का कार्य होता है, तो कह रहा है कि यह
हृदय स्पंदन को समंजित करता है। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर का कार्य होता है तो याद रखिए यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। फिर देखिए गति प्रेरक पेस मेकर का कार्य होता है तो याद रखिए यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। क्या है? गति प्रेरक पेस मेकर का कार्य होता है तो यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है दोस्तों। ठीक है, यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है, याद रखिए पेस मेकर। ठीक है दोस्तों, गति प्रेरक यानी कि पेस मेकर का कार्य होता है दोस्तों तो यह हृदय स्पंदन को समंजित करता है। ठीक है, अगला देखिए दोस्तों, पेस मेकर जाना जाता है तो SA दोस्तों यानी कि SA नोड्स नाम से भी, जिसे हम लोग दोस्तों सिनोएंट्रियल नोड्स भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, याद रखिए कि पेस मेकर जाना जाता है तो SA यानी कि सिनोएट्रियल नोड्स नाम से भी। ठीक है, पेस मेकर जाना जाता है दोस्तों सिनोएट्रियल नोड्स नाम से भी, जिसे हम लोग ऐसे नोड्स भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिए पेस मेकर जाना जाता है ऐसे नोड्स के रूप में, जिसे हम लोग दोस्तों सिनोएट्रियल नोड्स नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पेस मेकर जाना जाता है SA यानी कि सिनोएट्रियल नोड्स नाम से भी। ठीक है दोस्तों, सिनोएट्रियल नोड्स नाम से भी हम लोग जानते हैं दोस्तों पेस मेकर को हम लोग SA नोड्स यानी कि सिनोएट्रियल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है दोस्तों हमारा सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जब शरीर में निर्जलीकरण यानी कि डिहाइड्रेशन होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो सामान्य रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वह है दोस्तों हमारा सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए तो याद रखिए दोस्तों समुद्री जल। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए तो याद रखिए दोस्तों समुद्री जल। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए तो याद रखिए दोस्तों समुद्री जल। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें। कह रहा है दोस्तों किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला बनाता है क्योंकि दोस्तों कह रहा है कि यह अंड प्रजक सर्प है। क्या है दोस्तों? यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडा देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए कह रहा है दोस्तों किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है और वह अपना घोंसला बनाता है क्योंकि यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडा देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए कि किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है और वह अपना घोंसला बनाता है क्योंकि यह अंड प्रजक सर्प है जो घोंसले में अंडा देता है और अंडों से बच्चे निकलने तक घोंसले की पहरेदारी करता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इस पॉइंट को। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट को हम देखेंगे, आगे हमारे क्या पॉइंट दिए गए हैं। ध्यानपूर्वक देखते रहिए दोस्तों, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे की पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे आगे के पॉइंट हमारे क्या दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों यहाँ देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कोबरा सर्प का विष होता है। क्या है? यहाँ देखिए कह रहा है दोस्तों कोबरा सर्प का विष होता है तो याद रखिए दोस्तों तंत्रिका विषी। क्या है? कह रहा है दोस्तों कि कोबरा सर्प का विष होता है तो याद रखिए दोस्तों तंत्रिका विषी। ठीक है, फिर से देखिए कोबरा सर्प का विष होता है तो याद रखिए दोस्तों तंत्रिका विषी, हमारा कोबरा सर्प का विष होता है तंत्रिका विषी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें। कह रहा है दोस्तों वह सर्प जिसका भोज्य प्रमुख रूप से या मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं तो याद रखिए दोस्तों नागराज। क्या है? वह सर्प जिसका भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं दोस्तों तो याद रखिए हमारा नागराज। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए वह सर्प जिसका भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं तो याद रखिए दोस्तों हमारा नागराज। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक और अजगर में से वह सांप जो जहरीला नहीं है तो याद रखिए दोस्तों अजगर। ठीक है, कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक और अजगर में से वह सांप जो जहरीला नहीं है तो याद रखिए दोस्तों हमारा अजगर। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों देखेंगे। कह रहा है फिर से यहाँ से देखें, कह रहा है कि कोबरा सर्प का विष होता है तो याद रखिए दोस्तों तंत्रिका विषी। क्या है? कोबरा सर्प का विष होता है तो याद रखिए दोस्तों तंत्रिका विषी। ठीक है, फिर देखिए वह सर्प जिसका भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं तो याद रखिए दोस्तों नागराज। क्या है? वह सर्प जिसका भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प हैं तो याद रखिए दोस्तों नागराज। अगला देखें कि कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक और अजगर में से वह सांप जो जहरीला नहीं है तो याद रखिए दोस्तों अजगर। क्या है? कोबरा, वाइपर, कोरल स्नेक और अजगर में से वह सांप जो जहरीला नहीं है तो याद रखिए दोस्तों हमारा अजगर। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे दोस्तों। कह रहा है कि वैज्ञानिक इवान पावलोव अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए दोस्तों हमारे वैज्ञानिक इवान पावलोव जाने जाते हैं। ठीक है, कह रहा है वैज्ञानिक इवान पावलोव अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, वैज्ञानिक
वैज्ञानिक इवान पावलोव अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, क्या है? वैज्ञानिक इवान पावलोव अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं तो याद रखिए दोस्तों प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दोस्तों सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व, यानी कि पिच की बात कर रहा है दोस्तों। तो कह रहा है कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में क्या होता है दोस्तों? अधिक होता है। तो याद रखिए सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व दोस्तों पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है, चलिए ऊपर फिर देखिएगा कि वैज्ञानिक इवान पावलोव अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं तो प्रायोगिक मनोविज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए। ठीक है, फिर देखिए सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व दोस्तों पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। क्या है? सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में दोस्तों अधिक होता है। ठीक है, याद रखिए कि सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारत्व पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखें। कह रहा दोस्तों मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण होता है कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए कि मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है कि पसीना आर्द्रता के कारण दोस्तों वाष्पित नहीं होता है। फिर देखिए मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है तो इसका कारण है दोस्तों कि पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, फिर देखिए मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है दोस्तों पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए दोस्तों। फिर देखिए कह रहा है दोस्तों पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है, तो याद रखिए दोस्तों लैक्टिक एसिड या लैक्टिक अम्ल। ठीक है, पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है तो याद रखिए दोस्तों लैक्टिक अम्ल। क्या है? पेशी थकान के लिए उत्तरदायी है तो याद रखिए दोस्तों लैक्टिक अम्ल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए देखेंगे दोस्तों क्या है हमारा अगला जो पॉइंट है। कह रहा है दोस्तों वह क्रिया जो स्वेद वाष्पण से संबंधित है तो याद रखिए दोस्तों उष्मा शोषक या एंडोथर्मिक क्रिया। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि वह क्रिया जो स्वेद वाष्पण से संबंधित है तो याद रखिए दोस्तों उष्मा शोषक या एंडोथर्मिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कह रहा है वह क्रिया जो स्वेद वाष्पण से संबंधित है तो याद रखिए उष्मा शोषक या एंडोथर्मिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखेंगे। कह रहा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ध्यानपूर्वक देखें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कह रहा दोस्तों वानस्पतिक संकेतक। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों दीर्घकालिक परिवर्तन। ठीक है, दीर्घकालीन परिवर्तन। फिर कह रहा है दोस्तों विवर्तनीय संकेतक। क्या है? कह रहा है विवर्तनीय संकेतक तथा हिमीय संकेतक में से जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है तो याद रखिए दोस्तों दीर्घकालीन परिवर्तन। ठीक है, फिर देखिए वानस्पतिक संकेतक, दीर्घकालीन परिवर्तन, विवर्तनीय संकेतक तथा हिमीय संकेतक में से जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है तो याद रखिए दोस्तों दीर्घकालीन परिवर्तन। ठीक है, फिर कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो याद रखिए रैफलेशिया। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो याद रखिए दोस्तों रैफलेशिया। ठीक है, फिर देखें वानस्पतिक संकेतक, दीर्घकालीन परिवर्तन, विवर्तनीय संकेतक तथा हिमीय संकेतक में से जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है तो याद रखिए दोस्तों दीर्घकालीन परिवर्तन। ठीक है, चलिए यहाँ देखें। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो याद रखिए दोस्तों रैफलेशिया हमारा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ देखिए सही सुमेलन कराया गया दोस्तों, करेंगे। चलिए कह रहा है सुमेलित है तो याद रखिए दोस्तों पंखहीन कीट। क्या है? पंखहीन कीट है दोस्तों, तो याद रखिए वह है हमारा रजत मिनाब। ठीक है दोस्तों, क्या है? पंखहीन कीट है दोस्तों हमारा, वह है दोस्तों रजत मिनाब। ठीक है, उड़ान रहित पक्षी तो याद रखिए दोस्तों कीवी है। क्या है? उड़ान रहित पक्षी है दोस्तों कीवी। और कह रहा दोस्तों अपाद सरीसृप तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा सर्प। ठीक है, अपाद सरीसृप है दोस्तों तो याद रखिए वह है दोस्तों हमारा सर्प। और कह रहा है कि फुफ्फुसहीन प्राणी तो याद रखिए दोस्तों मत्स्य। क्या है? फुफ्फुसहीन प्राणी दोस्तों वह है हमारा मत्स्य। फिर से देखें पंखहीन कीट दोस्तों वह है हमारा रजत मिनाब से सही सुमेल होगा। ठीक है, पंखहीन कीट दोस्तों रजत मिनाब। क्या है? पंखहीन कीट सही सुमेल हो जाएगा दोस्तों रजत मिनाब से। उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा दोस्तों कीवी से। अपाद सरीसृप हो जाएगा दोस्तों सर्प से। और फुफ्फुसहीन प्राणी हो जाएगा दोस्तों हमारा मत्स्य से। ठीक है, फिर देखिए पंखहीन कीट हो जाएगा दोस्तों रजत मिनाब से। उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा कीवी से। अपाद सरीसृप हो जाएगा दोस्तों सर्प से। और फुफ्फुसहीन प्राणी हो जाएगा दोस्तों मत्स्य से। ठीक है, फिर देखिए पंखहीन कीट हो जाएगा रजत मिनाब से। उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा कीवी से। अपाद सरीसृप हो जाएगा सर्प से। और फुफ्फुसहीन प्राणी हो जाएगा मत्स्य से। ठीक है, फिर देखेंगे पंखहीन कीट हो जाएगा दोस्तों रजत मिनाब से। ठीक है, फिर देखिए उड़ान रहित पक्षी हो जाएगा दोस्तों कीवी से। अपाद सरीसृप हो जाएगा दोस्तों सर्प से। फुफ्फुसहीन प्राणी हो जाएगा मत्स्य से। ठीक है दोस्तों, कह रहा है अगला पॉइंट कि कीवी है तो याद रखिए दोस्तों उड़न अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्या है दोस्तों? कीवी जो है दोस्तों एक उड़ने में अक्षम पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, कीवी है दोस्तों उड़ने में अक्षम पक्षी जो केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखें क्या दिया गया है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए सुमेल कराया गया है दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पे कह रहा है कि फल, तो फल दोस्तों हो जाएगा हमारा अंडाशय या ओवरी। ठीक है दोस्तों, कह रहा है फल
तो फल दोस्तों हो जाएगा हमारा अंडाशय या ओवरी। ठीक है, फल हो जाएगा हमारा अंडाशय या ओवरी। फिर कह रहा है दोस्तों बीज यानी कि सीड, तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा बीजांड यानी कि ओव्यूल से। ठीक है दोस्तों, बीज तो यह हो जाएगा दोस्तों सीड हमारे, यह सुमेल हो जाएगा बीजांड या ओव्यूल से। ठीक है, कास्ट कह रहा वुड, तो वुड हमें प्राप्त होगा दोस्तों तना या स्टेम से। ठीक है दोस्तों, अगला देखिए मंड या स्टार्च की बात कर रहा है, तो यह प्राप्त होगा दोस्तों हमें पत्ती या लीफ से। ठीक है, फिर से देखिए कि फल या फ्रूट, तो यह दोस्तों हो जाएगा हमारा अंडाशय या ओवरी से। फल या फ्रूट हो जाएगा दोस्तों अंडाशय या ओवरी से। बीज या सीड हो जाएगा दोस्तों बीजांड ओव्यूल से। ठीक है, बीज या सीड हो जाएगा दोस्तों हमारा बीजांड ओव्यूल से। कास्ट या वुड हो जाएगा दोस्तों हमारा तना स्टेम से। और मंड स्टार्च हो जाएगा दोस्तों हमारा पत्ती लीफ से। ठीक है, फिर देखिए फल या फ्रूट हो जाएगा दोस्तों अंडाशय ओवरी से। बीज या सीड हो जाएगा दोस्तों बीजांड ओव्यूल से। कास्ट या वुड हो जाएगा दोस्तों तना स्टेम से। मंड या स्टार्च हो जाएगा पत्ती लीफ से। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए कि फल या फ्रूट हो जाएगा दोस्तों अंडाशय ओवरी से। बीज या सीड हो जाएगा दोस्तों बीजांड ओव्यूल से। कास्ट या वुड हो जाएगा दोस्तों तना स्टेम से। और मंड या स्टार्च हो जाएगा दोस्तों पत्ती या लीफ से। फिर देखिए फल या फ्रूट होगा अंडाशय ओवरी से। बीज या सीड हो जाएगा दोस्तों बीजांड ओव्यूल से। कास्ट या वुड हो जाएगा तना स्टेम से। और मंड या स्टार्च हो जाएगा दोस्तों पत्ती या लीफ से। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखिए, कह रहा है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण हमारा सुमेल हो जाएगा दोस्तों हरित लवक से। ठीक है, फिर कह रहा है दोस्तों खनिज उद्ग्रहण, तो यह हो जाएगा दोस्तों हमारा जीवद्रव्य कला से। क्या है, खनिज उद्ग्रहण, यह हो जाएगा दोस्तों हमारा जीवद्रव्य कला से। श्वसन हो जाएगा दोस्तों सूत्र कणिका। ठीक है, श्वसन हो जाएगा दोस्तों सूत्र कणिका, या जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन भी कहते हैं। और फिर कह रहा है दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण, तो याद रखिए राइबोसोम। ठीक है, प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा दोस्तों हरित लवक। क्या है, प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा दोस्तों हरित लवक। ठीक है, फिर है खनिज उद्ग्रहण, तो याद रखिए दोस्तों जीव द्रव्य कला। क्या है, खनिज उद्ग्रहण जीव द्रव्य कला। ठीक है दोस्तों, श्वसन हो जाएगा सूत्र कणिका या हीमोग्लोबिन। प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम। फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा हरित लवक। प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा दोस्तों हरित लवक। खनिज उद्ग्रहण हो जाएगा दोस्तों जीव द्रव्य कला। क्या है, खनिज उद्ग्रहण हो जाएगा दोस्तों जीव द्रव्य कला। श्वसन हो जाएगा सूत्र कणिका। प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम। ठीक है, फिर देखिए प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा दोस्तों हरित लवक से। खनिज उद्ग्रहण हो जाएगा दोस्तों जीव द्रव्य कला से। श्वसन हो जाएगा दोस्तों सूत्र कणिका से। और हमारा प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा वह है हमारा राइबोसोम से। ठीक है, फिर देखें प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, खनिज उद्ग्रहण जीव द्रव्य कला, श्वसन हो जाएगा सूत्र कणिका और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। ठीक है, फिर देखें प्रकाश संश्लेषण हरित लवक, खनिज उद्ग्रहण जीव द्रव्य कला, श्वसन हो जाएगा दोस्तों सूत्र कणिका यानी कि हीमोग्लोबिन और प्रोटीन संश्लेषण हो जाएगा दोस्तों हमारा राइबोसोम से। ठीक है, चलिए फिर देखें वह जिसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो याद रखिए दोस्तों जगदीश चंद्र बसु या बोस ने। ठीक है, जगदीश चंद्र बसु या बोस ने। कह रहा दोस्तों वह जिसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो याद रखिए जेसी या जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, कह रहा दोस्तों वह जिसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो याद रखिए दोस्तों जेसी या जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है, वह जिसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है, तो जेसी या जगदीश चंद्र बोस ने। ठीक है दोस्तों, यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। चलिए दोस्तों आगे के पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे हमारे आगे के पॉइंट दोस्तों क्या दिए गए हैं। सारे पॉइंटों को ध्यानपूर्वक देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, सारे पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। चलिए दोस्तों देखिए, कह रहा है कि एक बीज के अंकुरण के लिए वह 3 परिस्थितियां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। क्या है दोस्तों, कह रहा है कि एक बीज के अंकुरण के लिए वह 3 परिस्थितियां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखें दोस्तों पानी। ठीक है, पानी, फिर कह रहा दोस्तों उचित तापमान, फिर कह रहा दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, फिर देखिए यहाँ कह रहा दोस्तों कि एक बीज के अंकुरण के लिए वह 3 परिस्थितियां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखिए दोस्तों पानी, फिर है दोस्तों उचित तापमान और फिर है दोस्तों हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यानपूर्वक याद रखें। कह रहा दोस्तों कि एक बीज के अंकुरण के लिए वह 3 परिस्थितियां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखिए दोस्तों पानी, फिर है दोस्तों उचित तापमान, फिर है दोस्तों ऑक्सीजन। ठीक है, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, ध्यानपूर्वक याद रखें, सारे पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर देखें कि एक बीज के अंकुरण के लिए वह 3 परिस्थितियां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखें दोस्तों पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, कह रहा है बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखें दोस्तों प्रकाश। ठीक है, बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों प्रकाश। ठीक है, चलिए फिर देखिए
कि एक बीज के अंकुरण के लिए वह 3 परिस्थितियां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, तो याद रखें दोस्तों, पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। क्या है? पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों प्रकाश। क्या है? बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक नहीं है, तो याद रखिए दोस्तों प्रकाश। चलिए अगला देखें, कह रहा है दोस्तों सुमेलन है, तो याद रखिए कि सिलिकॉन कार्बाइड दोस्तों कृत्रिम हीरा होता है। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड जो होता है वह दोस्तों हमारा कृत्रिम हीरा होता है। ठीक है। कार्बन तंतु का उपयोग दोस्तों हम करते हैं वायुयान में। कार्बन तंतु का प्रयोग करते हैं दोस्तों हम वायुयान में। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रकाश संश्लेषण से, और डाइफ्लोरोमीथेन हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रशीतक। ठीक है। फिर देखिए यदि बात करें दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड की, तो यह दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड हमारा कृत्रिम हीरा होता है दोस्तों। ठीक है। क्या है? कह रहा है कि सिलिकॉन कार्बाइड, तो याद रखिए दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड हमारा कृत्रिम हीरा होता है। ठीक है। कार्बन तंतु, तो कार्बन तंतु याद रखिए दोस्तों वायुयान में उपयोग होता है हमारा कार्बन तंतु। फिर देखिए दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होगा दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में, और डाइफ्लोरोमीथेन हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रशीतक। ठीक है। फिर से देखिए कह रहा दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड, तो याद रखिए दोस्तों कृत्रिम हीरा। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड दोस्तों कृत्रिम हीरा है। ठीक है। कार्बन तंतु हो जाएगा दोस्तों हमारा वायुयान से। फिर दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड प्रकाश संश्लेषण से, और डाइफ्लोरोमीथेन हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रशीतक से। ठीक है। फिर देखिए सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम हीरा से। क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा दोस्तों कृत्रिम हीरा से। कार्बन तंतु हो जाएगा दोस्तों वायुयान से। कार्बन डाइऑक्साइड सुमेल होगा प्रकाश संश्लेषण से, और डाइफ्लोरोमीथेन हो जाएगा दोस्तों हमारा सुमेल प्रशीतक से। ठीक है। फिर देखें सिलिकॉन कार्बाइड हो जाएगा दोस्तों हमारा कृत्रिम हीरा से। कार्बन तंतु हो जाएगा दोस्तों वायुयान से। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण से, और डाइफ्लोरोमीथेन हो जाएगा दोस्तों हमारा प्रशीतक से। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, देखेंगे हमारा क्या सुमेल कराया गया है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखें सुमेलन कराया गया दोस्तों ऊन। तो ऊन दोस्तों क्या है? ऊन याद रखिए एक प्रोटीन है दोस्तों। ठीक है। ऊन क्या है? ऊन एक प्रोटीन है। ठीक है। चलिए रेयान की बात कर रहा है, तो याद रखिए दोस्तों पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है दोस्तों हमारा रेयान। क्या है दोस्तों? पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित एक तंतु है हमारा रेयान। ठीक है दोस्तों। रबर, तो रबर याद रखिए दोस्तों एक प्राकृतिक बहुलक है दोस्तों हमारा रबर। ठीक है दोस्तों। चलिए फुलरीन की बात करें, तो कार्बन का एक अपर रूप है दोस्तों हमारा फुलरीन। ठीक है। फिर देखिए चलिए सुमेल कराया गया दोस्तों, यहाँ देखें कह रहा है दोस्तों ऊन क्या है? तो ऊन याद रखिए एक प्रोटीन है। ठीक है। ऊन क्या है दोस्तों? एक प्रोटीन है। रेयान दोस्तों पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित तंतु है। क्या है? रेयान है दोस्तों हमारा पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित तंतु है। रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। फुलरीन दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है। फिर से देखें कि ऊन एक प्रोटीन है दोस्तों। रेयान हमारा पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित तंतु है। क्या है? रेयान हमारा पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित तंतु है। रेयान हमारा पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित तंतु है रेयान। रबर दोस्तों एक प्राकृतिक बहुलक है। रबर क्या है? एक प्राकृतिक बहुलक है। और फुलरीन दोस्तों कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है। फिर देखिए ऊन एक प्रोटीन है। रेयान पुनर्जीवित सेलुलोज से निर्मित तंतु है। रबर हमारा एक प्राकृतिक बहुलक है, और फुलरीन हमारा कार्बन का एक अपर रूप है। ठीक है दोस्तों। चले अगला देखें, कह रहा दोस्तों कि बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों पोस्ते में। क्या है? कह रहा है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों पोस्ते में। ठीक है। फिर से देखें कि बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, तो याद रखिए दोस्तों पोस्ते में। ठीक है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है, याद रखिए दोस्तों पोस्ते में। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए दोस्तों क्या है। कह रहा है दोस्तों शीत भंडारों में। क्या है दोस्तों? कह रहा है कि शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या होता है, तो याद रखें दोस्तों धीमा हो जाता है। ठीक है। कह रहा है कि शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन दोस्तों धीमा हो जाता है। ठीक है। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन क्या होता है दोस्तों? धीमा हो जाता है। ठीक है। चलिए अगला देखिए, कह रहा दोस्तों कह रहा है कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं दोस्तों याद रखिए CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है दोस्तों। याद रखिए कि रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक है, क्योंकि पेड़ छोड़ते हैं दोस्तों CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे की पॉइंट की तरफ हम बढ़ेंगे, देखेंगे दोस्तों क्या दिया गया है। ध्यानपूर्वक देखते रहिए, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ कह रहा है कि ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग करता है, तो याद रखिए वसा के संग्रह के लिए। दोस्तों क्या कह रहा है कि ऊंट जो है दोस्तों अपने कूबड़ का उपयोग करता है, तो याद रखिए दोस्तों वसा यानी कि फैट के संग्रह के लिए। ठीक है। ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग करता है वसा के संग्रह के लिए। ठीक है दोस्तों, इस पॉइंट को याद रखिए कि ऊंट अपने कूबड़ का उपयोग करता है तो वसा के संग्रह के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ेंगे। कह रहा दोस्तों बकरी
ठीक है। फिर कह रहा है दोस्तों गाय, फिर कह रहा है दोस्तों हाथी, फिर कह रहा है दोस्तों सूअर में से वह जानवर जो रेशे की अच्छी तरह नहीं पचा पाता वह है दोस्तों हमारा सूअर। ठीक है, याद रखें कि बकरी, गाय, हाथी एवं सूअर में से वह जानवर जो रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता, तो याद रखिए दोस्तों वह है हमारा सूअर, जो कि रेशे को अच्छी तरीके से नहीं पचा पाता है। ठीक है, फिर देखिए बकरी, गाय, हाथी एवं सूअर में से वह जानवर जो रेशे को अच्छी तरह से नहीं पचा पाता, तो याद रखिए दोस्तों हमारा सूअर। ठीक है, चलिए अगला देखें। कह रहा दोस्तों फिलोटेलिस्ट, क्या है दोस्तों फिलोटेलिस्ट, तो याद रखिए दोस्तों डाक टिकट संग्रह करता है उसको हम लोग फिलोटेलिस्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, फिलोटेलिस्ट जिसको दोस्तों डाक टिकट संग्रह करता है उसको हम लोग दोस्तों कहते हैं फिलोटेलिस्ट। ठीक है, फिलोटेलिस्ट किसको कहते हैं, याद रखिए डाक टिकट संग्रह करने वाले को दोस्तों हम कहते हैं फिलोटेलिस्ट। ठीक है, फिलोटेलिस्ट कहा जाता है दोस्तों डाक टिकट संग्रह करने वाले को फिलोटेलिस्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। चलिए दोस्तों आगे देखेंगे, आगे का पॉइंट हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए देखेंगे। कह रहा दोस्तों जीव अंतःक्षेपक होता है, क्या है, जीव अंतःक्षेपक होता है, तो याद रखिए दोस्तों वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। ठीक है, फिर देखिए कह रहा दोस्तों कि जीव अंतःक्षेपक होता है, तो याद रखिए दोस्तों वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। ठीक है, फिर देखिए जीव अंतःक्षेपक होता है तो वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। ठीक है, फिर दोस्तों ऊपर देखिए कि फिलोटेलिस्ट, तो याद रखिए दोस्तों डाक टिकट संग्रह करने वाले को हम लोग कहते हैं दोस्तों फिलोटेलिस्ट। ठीक है, जीव अंतःक्षेपक होता है तो याद रखिए वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए जीव अंतःक्षेपक होता है तो वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। दोस्तों तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, बाकी जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और तब तक ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।